हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से केशपाल सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा सच में बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। तो जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक तरफ गोकुल की गलियां हैं जहां बेहद चंचल और रंगों से भरी लठमार होली खेली जा रही है। जीवन का पूरा उत्साह है वहाँ। एकदम। और वहीं दूसरी तरफ उसी राज्य में वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिताओं के बीच राख से चिता भस्म होली खेली जा रही है। अरे वाह, जीवन और मृत्यु का ऐसा संगम दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। सही कहा। तो आज का हमारा ये जो सत्र है ना, वो सिर्फ कुछ सामान्य ज्ञान के सवालों को रटने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। रटने से तो चीजें बस कुछ दिन याद रहती हैं। हाँ, तो आज हम उत्तर प्रदेश नाम के इस विशाल ब्रह्मांड को डिकोड करने वाले हैं। मतलब इसके भूगोल से लेकर संस्कृति, प्रशासन और 2026 के $1 ट्रिलियन वाले भविष्य तक का सफर हम तय करेंगे। और सीखने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि जब हम किसी राज्य को सिर्फ नक्शे की लकीरों की तरह देखते हैं ना, तो हम उसकी असली आत्मा को मिस कर देते हैं। ये तो है। मतलब हम सिर्फ क्या नहीं, क्यों पर बात करेंगे। बिल्कुल। जब हम तथ्यों के पीछे का क्यों समझ लेते हैं, तो वो जानकारी हमारे दिमाग में एक फिल्म की तरह हमेशा के लिए छप जाती है। तो चलिए इस विजुअल फिल्म की शुरुआत सबसे पहले उस कैनवस से करते हैं जिस पर ये सब बना है। मेरा मतलब है उत्तर प्रदेश का विशाल भूगोल। जो किसी देश से कम नहीं है। एकदम। अगर हम इस राज्य के आकार को समझे ना, तो कल्पना कीजिए कि हम एक विशाल कंपास या दिशा सूचक यंत्र के बीचों बीच खड़े हैं। अच्छा। अगर हम पश्चिमी सुई की तरफ जाएं तो हम शामली पहुंचेंगे, जो सबसे पश्चिमी जिला है। वहां से अगर सीधा पूर्व की तरफ बलिया तक जाएं तो ये दूरी लगभग 650 किलोमीटर बैठती है। 650 किलोमीटर। मतलब सुबह ट्रेन में बैठें और एक ही राज्य के अंदर सफर करते करते शाम हो जाए। बिल्कुल। और वहीं अगर हम उत्तर में सहारनपुर से लेकर दक्षिण में सोनभद्र तक जाएं तो ये फैलाव करीब 240 किलोमीटर का है। ये विविधता सच में हैरान करने वाली है। लेकिन इस विशाल जमीन की असली ताकत सिर्फ इसकी लंबाई चौड़ाई में नहीं है। तो फिर असली ताकत कहाँ छिपी है? वो उस चीज में है जो इस जमीन के नीचे दबी है। अगर हम प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र की बात करें, तो वहां की जमीन में एक बहुत खास खजाना है, उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका रेत। अच्छा, सिलिका रेत। लेकिन सुनने वालों को लग सकता है कि रेत में ऐसा क्या खास है? बालू तो हर जगह होती है ना। हाँ, लेकिन गंगा और यमुना नदियों के बेसिन से मिलने वाली ये सिलिका रेत कोई आम बालू नहीं है। ये कांच बनाने वाले उद्योगों के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल है। अरे वाह। मतलब जो स्मार्टफोन की स्क्रीन हम देखते हैं उसमें भी। बिल्कुल। स्मार्टफोन की स्क्रीन हो या बड़ी इमारतों के चमचमाते शीशे, सब में इसका इस्तेमाल होता है। और ये सिर्फ शंकरगढ़ तक सीमित नहीं है। अच्छा, और भी जगह है? हाँ ना, चंदौली हो, झांसी हो या फिर बांदा और चित्रकूट के लौगढ़ और बड़गढ़ क्षेत्र, ये पूरा बेल्ट इस बहुमूल्य खनिज से भरा हुआ है। ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है कि मतलब सदियों से वो रेत वहीं पड़ी थी, पर अचानक से वो संसाधन कैसे बन गई? यहीं पर नीतियों का रोल आता है। बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है कि 29 दिसंबर 1998 को राज्य की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। एकदम सही। हाँ, और इस नीति के तहत प्रयागराज, झांसी, ललितपुर और चंदौली समेत 12 जिलों को खनिज बहुल घोषित किया गया था। तो क्या इसी नीति ने इस मिट्टी को एक उद्योग में बदला? हाँ, एक नीति कैसे जमीन की तस्वीर बदलती है, ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 1998 से पहले खनन बहुत असंगठित था, कोई नियम नहीं थे। मतलब मजदूरों का शोषण होता होगा। बिल्कुल। और राज्य को भी राजस्व का भारी नुकसान होता था। तो उस पहली खनिज नीति ने खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दे दिया। अच्छा, उद्योग शब्द जुड़ते ही तस्वीर बदल गई होगी। एकदम। अब वहां व्यवस्थित निवेश आने लगा। शंकरगढ़ की वो सिलिका रेत अब सिर्फ रेत नहीं रही, वो यूपी की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला ईंधन बन गई। क्या बात है। जमीन और अर्थव्यवस्था की इस ठोस बुनियाद के बाद चलिए अब उस चीज की तरफ मुड़ते हैं जो इस राज्य को उसकी असली धड़कन देती है। मतलब यहाँ की संस्कृति और परंपराएं। हाँ, यहाँ के मेले और अजीबोगरीब परंपराएं, जैसे आगरा के पास यमुना नदी के तट पर हर साल नवंबर में बटेश्वर मेला लगता है।
जो कि मुख्य रूप से एक पशु मेला है। बिल्कुल। यहाँ आज भी बिक्री के साथ साथ वस्तु विनिमय यानी बाटा सिस्टम देखने को मिल जाता है, जहाँ पशुधन की अदला बदली होती है ना? हाँ, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। धूल उड़ रही है, हजारों पशु हैं और लोग बिना पैसे के लेन देन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के चेतगंज इलाके में दशहरा के दौरान नक्कटैया जुलूस निकलता है। ओहो, वो तो बहुत ही नाटकीय होता है। एकदम उग्र प्रदर्शन, जहां रामायण काल में शूर्पणखा के नाक काटे जाने का मंचन होता है। मुझे लगता है कि जब इंटरनेट नहीं था तो क्या ये मेले ही आज के सोशल मीडिया का काम करते थे? मैं तो कहूंगा कि ये आज के सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। आज तो हम सिर्फ सूचना शेयर करते हैं, लेकिन बटेश्वर जैसे मेलों में जिंदगी का सौदा होता था। वो कैसे? मतलब जब एक किसान अपना पशु दूसरे के साथ बदलता था तो वो सिर्फ जानवर नहीं बदल रहे थे, उस धूल भरी जमीन पर रिश्ते बनते थे, शादियां तय होती थी। अरे वाह, एक पूरा कम्युनिटी नेटवर्किंग सिस्टम। बिल्कुल। और जहां तक नक्कटैया जुलूस की बात है, वो समाज के सामूहिक क्रोध, न्याय और कला को सड़क पर उतारने का एक बहुत ही विजुअल तरीका है। महोत्सव आयोजित करता है जो कि बहुत ही शांत और अनुशासित होता है। हाँ, लेकिन उसी राज्य में होली के इतने अलग रंग हैं। मथुरा के पाऊजी में हुरंगा होली, गोकुल में मशहूर लठमार होली और वो चिता भस्म होली, जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। देखिए, इन अलग अलग तरह की होलियों को अगर ध्यान से समझें तो ये इंसान के मनोविज्ञान को दर्शाती हैं। लठमार और हुरंगा होली हमारे सामाजिक जीवन का चंचलता का उत्सव है। मतलब समाज में थोड़ा मजाक और टकराव भी जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की चिताभस्म होली इस सबसे परे है। वो दर्शन का बहुत ऊंचा शिखर है। हाँ, क्योंकि शमशान को तो हम रोने की जगह मानते हैं ना। सही कहा। समाज सिखाता है मृत्यु एक अंत है, लेकिन चिताभस्म होली उस डर को खत्म कर देती है। वो प्रतीक है कि जो राख बन गया है उसी से नया रंग बनेगा। बाप रे, इतनी गहराई। और मुझे लगता है कि इस गहराई और इतिहास को सिर्फ परंपराओं में ही नहीं, वास्तुकला में भी सहेजा गया है। जैसे कि रामपुर की रजा लाइब्रेरी। बिल्कुल। रामपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और प्रसिद्ध रजा लाइब्रेरी है। इसे 1774 में नवाब फैजुल्ला खान ने स्थापित किया था। जो कि हामिद मंजिल नाम के एक शानदार महल में है। हाँ, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण। वहां जाकर लगता है जैसे समय रुक गया हो। और सीखने वालों के लिए जानना दिलचस्प होगा कि रजा लाइब्रेरी सिर्फ पुरानी किताबों का गोदाम नहीं है। वो 18वीं सदी के यूपी का एक जीता जागता हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव, ये अच्छी उपमा है। हाँ, वो हामिद मंजिल दर्शाता है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों के मिलने से नई चीजें बनती हैं। वहां रखी पांडुलिपियां बताती हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वे साहित्य और विज्ञान भी सहेज रहे थे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने विशाल भूगोल और संस्कृति वाले राज्य को आप चलाते कैसे हैं? प्रशासन का ढांचा बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। अगर मैं यूपी के प्रशासन की तुलना एक मेगा कॉर्पोरेशन से करूं, जहां राज्य सरकार सीईओ है और जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम जमीनी स्तर के ब्रांच मैनेजर हैं। बहुत ही सटीक तुलना है ये। तो राज्य सरकार और डीएम के बीच एक बहुत अहम कड़ी होती है, मंडलायुक्त या डिविजनल कमिश्नर। आखिर इस रीजनल मैनेजर की जरूरत क्यों पड़ती है? इस रीजनल मैनेजर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि लखनऊ की दूरी एक आम आदमी के जिले से बहुत ज्यादा हो सकती है ना। लखनऊ से हर चीज माइक्रो मैनेज नहीं हो सकती। एकदम। मंडलायुक्त का काम होता है अपने मंडल के सभी डीएम्स के काम की निगरानी करना। सत्ता का ये विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। हाँ, और इसका स्केल देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 915 शहरी निकाय हैं। बिल्कुल, जिनमें 200 नगर पालिका परिषद, 546 नगर पंचायतें और 826 ब्लॉक पंचायतें हैं। इतने विशाल तंत्र को बिना एक मजबूत पदानुक्रम के चलाना तो असंभव है। सही कहा। और विकेंद्रीकरण की बात करते करते मुझे इस प्रशासनिक ढांचे में एक बहुत ही मजेदार संयोग दिखाई दे रहा है। कैसा संयोग? पता नहीं आपने गौर किया या नहीं, लेकिन इस पूरे सिस्टम में नंबर 18 बार बार उभर कर आ रहा है। अरे हाँ। देखिए, यूपी के पुलिस प्रशासन को 18 पुलिस रेंजों और 8 पुलिस जोन में बांटा गया है। फिर 2008 में जब प्रशासन को और सुचारू बनाना था तो अलीगढ़ मंडल का गठन किया गया, जो 18वां मंडल बना।
और सुनने वालों की जानकारी के लिए बता दूं कि बदायूं इस अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है, वो बरेली मंडल में आता है। हाँ, ये बहुत जरूरी तथ्य है। और तो और यूपी विधानसभा का गठन भी अब तक ठीक 18 बार हुआ है। 18वीं विधानसभा 11 मार्च 2022 को बनी, जिसके अध्यक्ष सतीश महाना है। 18 पुलिस रेंज, 18 मंडल और 18वीं विधानसभा। ये संयोग वाकई दिलचस्प है। मतलब ये कोई मैजिक नंबर है क्या? सीखने वालों के लिए तो ये याद रखने का एक शानदार चीट कोड है। लेकिन अगर हम इस नंबर के पार जाकर देखें तो प्रशासन की असली जिम्मेदारी सिर्फ फाइलें पास करना नहीं है। तो फिर असली जिम्मेदारी क्या है? एक अच्छी सरकार का सबसे बड़ा काम होता है मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल का निर्माण करना। और ये सिर्फ मजबूत शिक्षा और समावेश यानी इंक्लूसिविटी से हो सकता है। हाँ, शिक्षा में तो जमीनी स्तर पर काफी बदलाव हो रहे हैं। 2018 में शुरू किए गए ऑपरेशन कायाकल्प को ही ले लीजिए। बिल्कुल, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार करना है। एकदम। और अब तो बजट 2026-27 के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि हर जिले में एक अत्याधुनिक मुख्यमंत्री मॉडल कॉम्पोजिट विद्यालय स्थापित किया जाएगा। और उच्च शिक्षा की बात करें तो कानपुर का चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो 1975 में बना था। हाँ, और मेरठ का सरदार पटेल विश्वविद्यालय या अयोध्या का आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय तो जमीन उपजाऊ बनाते हैं, लेकिन प्रशासन की असली सफलता इसमें है कि वो समाज के उन लोगों के लिए क्या कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए चित्रकूट में 2001 में स्थापित जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय का जिक्र करना जरूरी है। ये विकलांग व्यक्तियों के लिए है और समावेशी शिक्षा का बेहतरीन मॉडल है। क्या बात है। और समावेशी विकास और कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो 18 जून 2001 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी द्वारा किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। हाँ, ताकि किसानों तक सही जानकारी पहुंच सके। और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, स्वामी विवेकानंदा युवा सशक्तिकरण योजना और मुफ्त कोचिंग वाली मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना चल रही है। ये सभी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक योजना ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। यूपीएसआरएलएम के तहत SC/ST के आरक्षित सदस्यों के लिए एक रिस्क रिड्रेसल फंड बनाया गया है। जिसमें 2250 रुपए का प्रावधान है। हाँ, बस 2250 रुपए। अब कोई भी सोचेगा कि आज के समय में महज 2250 रुपए से क्या होता है। क्या सच में इतने छोटे से फंड से जमीनी स्तर पर कोई बदलाव आ सकता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर हम शहरों में बैठकर सोचें तो 2250 रुपए शायद एक शाम के डिनर का खर्च हो। वही तो। लेकिन हमें इसे एक बेहद गरीब और असुरक्षित परिवार के नजरिए से देखना होगा। मान लीजिए बारिश में किसी की छत टूट गई या कोई अचानक बीमार पड़ गया और उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती। बिल्कुल। अगर ये 2250 रुपए तुरंत उनके काम ना आए तो उन्हें किसी साहूकार के पास जाना पड़ेगा जो भारी ब्याज वसूलेगा। बाप रे, वो तो पीढ़ियों के लिए कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। सही कहा। तो ये रकम उस परिवार को बचाने वाला एक सेफ्टी नेट है। जमीनी स्तर का अर्थशास्त्र ऐसी ही सटीक आर्थिक मदद में छिपा होता है। ओहो, इस नजरिए से तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलिए, जमीनी स्तर की इन वास्तविकताओं से उठकर अब थोड़ा राज्य के प्रतीकों और उसके भविष्य की ओर रुख करते हैं। बिल्कुल। इतिहास के पन्नों को पलटें तो जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया तो पहले राज्यपाल बने थे हरमस जी परूशम मोदी, जिनका निवास राजभवन है। हाँ, और अगर हम उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह को देखें तो उसमें एक धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी दर्शाई गई है। ये चिन्ह अपने आप में बहुत गहरा इतिहास समेटे हैं। धनुष और बाण भगवान राम और अयोध्या की याद दिलाते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान का बड़ा हिस्सा है। और वो मछलियों की जोड़ी, वो अवध के नवाबों के ऐतिहासिक प्रभाव को दर्शाती है। ये चिन्ह बताता है कि राज्य अपनी अलग अलग ऐतिहासिक जड़ों को एक साथ लेकर चलता है। और सिर्फ इतिहास ही नहीं, कला को भी सम्मान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार की शुरुआत भी की है। ये साबित करता है कि संगीत और कला इस राज्य की आत्मा है। लेकिन जो राज्य अपनी जड़ों से इतना जुड़ा है वो भविष्य की दौड़ में भी पीछे नहीं है। 2026 के करंट अफेयर्स के 2 बड़े तथ्य यही गवाही देते हैं। लखनऊ वाला प्रोजेक्ट। बिल्कुल।
नवाबों का शहर लखनऊ अब उत्तर प्रदेश का पहला पूरी तरह से कार्यशील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई सिटी बन चुका है। अरे वाह। और दूसरी तरफ 2026 में ही विंध्य बुंदेलखंड औद्योगिक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। ये उन पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों को जोड़ता है जो कभी पिछड़े माने जाते थे। और इस पूरे प्रोजेक्ट का लक्ष्य यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो अगर राज्य का ऐतिहासिक चिन्ह धनुष बाण है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये नया एक्सप्रेसवे और एआई सिटी 2026 के वो नए तीर हैं जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को भेदेंगे। क्या बात है, ये उपमा तो पूरी तरह से सटीक बैठती है। राज ने समझ लिया है कि सिर्फ शानदार इतिहास के दम पर भविष्य नहीं जीत सकते, आधुनिक हथियार भी चाहिए। बिल्कुल। बुंदेलखंड और विंध्य जैसे इलाके अब सीधे ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट हो रहे हैं। वहां फैक्ट्रियां लगेंगी, माल तेजी से पहुंचेगा। और लखनऊ का एआई सिटी बनना ये संदेश देता है कि परंपरा और आधुनिक तकनीक साथ साथ चल सकते हैं। एकदम। मतलब शंकरगढ़ की सिलिका रेत से लेकर 2026 के एआई सिटी तक ये सफर सच में किसी टाइम मशीन में बैठने जैसा रहा। सच में। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक सारांश निकालें तो हमने समझा कि कैसे 18 मंडल, 18 पुलिस रेंज और 915 शहरी निकायों का तंत्र इस राज्य को चलाता है। और संस्कृति भी। बिल्कुल। आगरा के बटेश्वर मेले के वस्तु विनिमय से लेकर वाराणसी की चिताभस्म होली के दार्शनिक अर्थ तक, शामली से बलिया तक का वो भूगोल जहां 1998 की खनिज नीति के बाद जमीन एक उद्योग में बदल गई। और कैसे ऑपरेशन कायाकल्प और चित्रकूट के दिव्यांग विश्वविद्यालय के जरिए प्रशासन मानव पूंजी का निर्माण कर रहा है। हाँ, और यही राज्य अब एक्सप्रेसवे और एआई सिटी के सहारे $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर भाग रहा है। ये सारी जानकारी एक कहानी की तरह सुनकर मुझे यकीन है कि हम सभी के दिमाग में ये तथ्य एक स्पष्ट तस्वीर की तरह बैठ गए होंगे। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सोचने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। वो क्या? जैसे जैसे उत्तर प्रदेश 2026 में हाइपर डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है, जहां सब कुछ एआई से चलेगा, तो ऐसे में हमारी वो प्राचीन परंपराएं कैसे ढलेंगी? मतलब जैसे 1774 की रजा लाइब्रेरी या बटेश्वर मेले का व्यापार। हाँ, क्या ये नई तेज तकनीक हमारे उस कच्चे जमीनी इतिहास को मिटा देगी, या फिर यही एआई तकनीक